Hi friends, you are very most welcome on Unique Study with Ajay। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैं नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की बिल्कुल सही ढंग से क्लासेस चला रखा हूँ, तो आप मेरी सभी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। मेरी जो क्लासेज हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर एक ज्योग्राफी की इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के ऊपर। जो ज्योग्राफी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो रिलेटेड हैं किससे, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम से, कॉलेज लेक्चरर के एग्ज़ाम से, नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम से और सेट के एग्ज़ाम से। और उसके अलावा दूसरा पॉइंट पर हम बात करें तो नेट जेआरएफ मॉडल पेपर सेट 41वां है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 506 से लेकर 516 के बीच में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर टोटल 10 क्वेश्चन हैं जिनके लिए 10 मिनट का टाइम है। और यदि 6 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपका नॉर्मल स्कोर है, 7 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो गुड स्कोर है, और 8 क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपके तो ग्रेट स्कोर है। और इसके अलावा यदि आप इन सभी क्वेश्चंस की एक साथ पीडीएफ लेना चाहते हो या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, जो बिल्कुल इसी कॉन्टैक्ट नंबर पर 7891350470। इसके अलावा एक मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक है t.me/UGCnet with अजय। और प्लीज़ इस चैनल के ऊपर आप नए हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो नाउ वी जस्ट गेटिंग स्टार्ट द वीडियो। बिल्कुल मस्त दिख रहा है सभी को। चलो कर दे शुरुआत। आप कहो तो, आप नहीं कहोगे तो मैं नहीं भी करूँगा भाई लोगों। इस पर मैं आपके कहने का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मैं स्टार्ट कर चुका, उसके बाद आप देख रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, जो यहाँ पर ओवरऑल क्वेश्चन नंबर है 507। कौन सा क्वेश्चन है ये? 507वां क्वेश्चन है। देखो, और चैप्टर 41 है। एक साइड पवन दी हुई है, दूसरी साइड उनकी विशेषता दी हुई है। इस क्वेश्चन में मैं आपको कोई ऑप्शन नहीं दूंगा। पहली कंडीशन, आपको यहीं से इस क्वेश्चन का सही आंसर पता चलाना है। और क्वेश्चन देख लेते हैं। चिनूक रोकी पर्वत के पूर्वी ढाल के सहारे चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवा। उसके बाद आता है ब्रिक फिल्टर, ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली उष्ण तथा शुष्क हवा। उसके बाद आता है मिस्टर, यह रॉन नदी घाटी में चलती है और स्पेन तथा फ्रांस इससे प्रभावित होते हैं। ठीक है, ये 3 ऑप्शन थे जो आपको दिख रहे हैं, कथन थे। और यहाँ पर आपको चूज करना है कि कौन सा सही सुमेलित है। कोई ऑप्शन नहीं दूंगा और आपको बिना ऑप्शन देखे हुए इसका आंसर बताना है। ऑप्शन इसलिए नहीं दे रहा मैं क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यदि थोड़ा सा भी डिफिकल्ट क्वेश्चन होता तो मैं 100% इसका ऑप्शन देता, लेकिन अब मैं यदि इसका ऑप्शन देता हूँ आपकी खुद ही एक तरीके से बेइज्जती होगी कि सर हमें इतना कमज़ोर समझते हैं कि हमें सिंपल क्वेश्चनों की ऑप्शन दे रहे हैं। तो आपकी इज्जत का ख्याल रखते हुए मैंने डिसाइड किया है कि इसमें मैं आपको ऑप्शन नहीं दूंगा। देखो, मैं बता देता हूँ भाई लोगों, चिनूक है जो रोकी पर्वत के पूर्वी ढाल के सहारे चलने वाली गर्म और शुष्क पवन है। ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही है। ब्रिक फिल्टर ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली एक उष्ण और शुष्क हवा है या एक गर्म हवा है, ये बात भी बिल्कुल सही है। मिस्टर, ये रॉन नदी घाटी में चलती है तथा स्पेन और फ्रांस इससे प्रभावित होते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। तीनों के तीनों कथन बिल्कुल सही सुमेलित हैं और इसके लिए हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। 1, 2 और 3 तीनों के तीनों सही सुमेलित हैं। यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन है नहीं ऐसा जो पढ़ना होगा आपको। एक छोटी सी बात है कि जो मिस्ट्रेल है वो रॉन नदी घाटी क्षेत्र में चलती है, स्पेन और फ्रांस इससे प्रभावित होती हैं, जो कि एक ठंडी पवन है। कैसी है? एक ठंडी हवा है। बाकी जो
याद करने लायक है वो मैंने बता दिया। एक दूसरी बात ये है कि चिनुक को हिमपक्षी भी बोलते हैं। जो चिनुक हवा है रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल के सारे नीचे की ओर उतरती है, उसे हम हिमपक्षी कहते हैं। हिमपक्षी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जिस क्षेत्र में प्रवाहित होती है वहाँ का तापमान बढ़ा देती है, और जब वहाँ का तापमान बढ़ता है तो वहाँ बर्फ पिघलने लग जाती है, तो वो हिम का क्या कर लेती है, भक्षण कर लेती है। क्या कर लेती है, हिम का भक्षण। अब बताओ अगले क्वेश्चन पर। स्थानीय पवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। पहला है फोन तथा चिनुक गर्म तथा शुष्क पवने हैं। चिनुक तथा फोन पवनों का संबंध क्रमशः ऑस्ट्रेलिया तथा ब्रिटेन से है। ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका में चलने वाली गर्म तथा धूल भरी हवाएं हैं। शुष्क हवाएं कि जो ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका में चलने वाली गर्म तथा धूल भरी शुष्क हवाएं हैं। और यहाँ पर आपको पता चलाना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर भी मैं आपकी इज्जत को ध्यान में रखते हुए कोई ऑप्शन नहीं दूंगा। और हाँ, एक बात मैं भूल गया था स्टार्ट में बताना, यदि आप में से कोई नोट्स लिख रहा है, वो कोई ऐसा महानुभाव या महानुभावी, लेडीज और जेंट्स दोनों, यदि कोई नोट्स लिख रहा है तो उससे एक बहुत बड़ी सारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप नोट्स मत बनाओ। नोट्स बनाओगे वो क्या होगा, एक दिन 10 रुपए के भाव में कचरे में बिकेंगे। हम उनको पढ़ते नहीं हैं, नोट्स बना के रख देते हैं। रिक्वेस्ट है कि आप नोट्स बनाने की बजाय उतना टाइम, जो जितना टाइम आप लिखने में वेस्ट कर रहे हो ना, उतना टाइम आपको इन क्वेश्चनों को यहीं पर याद करने में देना चाहिए। जितना टाइम आप इनको लिखने में लगा रहे हो उतना टाइम आपको इन्हीं क्वेश्चनों को यहीं पर याद करने में देना चाहिए। और यदि आपको अच्छी तरीके से इनको याद करने की कोशिश करो, और यदि नहीं होते हैं याद तो फिर आप मेरे से इनकी पीडीएफ ले लो। और जो पीडीएफ लेने का जो मीडियम था वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 7891350470, जहाँ से आप ये टोटल 506 क्वेश्चन है, इन सभी की आप एक साथ पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है, तो आपने अब तक सोच लिया होगा इसका सही आंसर। तो यहाँ पर कौन सा सही नहीं है बताओ। देखो, इसमें से ये बात हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ ली थी, ये बात हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ ली थी, ये बात हमने पिछले क्वेश्चन में नहीं पढ़ी थी। अब बता दो। तो भाई लोगों, इसका जो सही आंसर है ना वो है, देखो, फोन और चिनुक गर्म तथा शुष्क हवाएं हैं, बात बिल्कुल सही है। चिनुक तथा फोन पवनों का संबंध क्रमशः ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन से, ये बात गलत है। देखो, जो चिनुक पवन है उनका संबंध है कहाँ से, अमेरिका और कनाडा से। कहाँ से, अमेरिका और कनाडा से, जो कि रॉकी पर्वत के सहारे चलती है। जबकि जो फोन पवन है ये आल्प्स क्षेत्र में चलती है। कहाँ पर चलती है, आल्प्स क्षेत्र में। और इनका संबंध किससे, स्विट्जरलैंड से। किससे संबंध है इनका, स्विट्जरलैंड से। तो जो दूसरा कथन है वो बिल्कुल गलत है। उसके बाद है ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका में चलने वाली गर्म तथा धूल भरी शुष्क हवाएं हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखो, आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के साथ चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवा जिसका सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड पर पड़ता है, कि जो फोन पवन है वो आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल पर चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं होती हैं और जिनका सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड पर पड़ता है। चिनुक हवाएं यह रॉकी पर्वत के सहारे चलने वाली गर्म व शुष्क हवा है जिसका संबंध कनाडा से। और ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका के मैदान में चलने वाली गर्म शुष्क हवाएं। ठीक है,
अब यहाँ आपको मिलाना है। एक साइड स्थानीय पौने हैं, मरुस्थल स्थानीय पौने, दूसरी साइड स्थान दिया हुआ है, आपको मिलान करना है। ठीक है, मिलाओ। देखो आपकी इज्जत का ध्यान रखते हुए मैं यहाँ भी आपको कोई ऑप्शन नहीं दूंगा, क्योंकि ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है और आपकी बहुत अच्छी वाली प्रिपरेशन है, बहुत अच्छी तैयारी आपकी, और क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसलिए मैं यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ आपको। वरना आप अपने आप में गिल्टी फील करोगे कि यार ये सर क्या है यार, क्या पढ़ा रहे हैं यार, इतने सिंपल क्वेश्चनों के मैं ऑप्शन दे रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए इनको। तो मैं आपकी फीलिंग्स को समझते हुए डिसाइड कर रहा हूँ कि मैं इन क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं दूंगा। और आपको मैं मिलान करके बता देता हूँ। देखो योमा पाउन है जो जापान में चलती है, सिमूम है जो ईरान के अरब मरुस्थलीय क्षेत्र में चलती है, हबुब सूडान में चलती है, काराकोरम तारिंग बेसिन में चलती है। देखो योमा जापान में चलने वाली एक गर्म तथा शुष्क हवा है, जिसको स्थानीय लोग इसे सेंटा एना कहते हैं। कि जो योमा है वो जापान में चलने वाली एक गर्म शुष्क हवा है, और जापान के जो स्थानीय लोग हैं वो योमा को क्या बोलते हैं, सेंटा एना बोलते हैं। ठीक है। सिमूम अरब के रेगिस्तान में चलने वाली गर्म शुष्क रेत भरी आंधियाँ। जो सिमूम है वो अरब के रेगिस्तान में चलने वाली गर्म शुष्क रेत भरी आंधी है। हबूब यह उत्तरी सूडान के समीप चलने वाली धूल भरी आंधी है। काराकोरम यह मध्य एशिया के तारिंग बेसिन में उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली धूल भरी आंधी है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये बर्फ के कणों से युक्त ठंडी हवाएं हैं, इससे साइबेरिया क्षेत्र, कनाडा और अमेरिका प्रभावित होते हैं। रूस के टुंड्रा प्रदेश इसे पुर्गा नाम से जाना जाता है। उपयुक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस स्थानीय पवन से संबंधित हैं। ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा आपको। देखो यदि आपको इस क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं दिया जाए तो भी इस क्वेश्चन में एक ऐसा लिंक दिया हुआ है, और उस लिंक के बेस पर आप इसको बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसमें सबसे बड़ा लिंक है साइबेरिया क्षेत्र, कनाडा और अमेरिका। उसके बाद दूसरा लिंक है पुर्गा। अब बता दो आप, जोंडा, नॉर्वेस्टर, हरमट्टम और बिल्जार। अब आप इसका सही आंसर बता देते हैं हम। तो भाई लोगों, इसका जो सही आंसर है वो है बिल्जार। क्या है? बिल्जार। बिल्जार पवन से संबंधित है। बिल्जार पवन रूस के साइबेरिया क्षेत्र में इसे बुरान नाम से जाना जाता है, और रूस के टुंड्रा क्षेत्र में इसको पुर्गा नाम से जाना जाता है। देखो जो बिल्जार पवन है वो एक ठंडी बर्फ के कणों से युक्त हवा है। इससे साइबेरिया, कनाडा और अमेरिका प्रभावित होते हैं। रूस में जो बिल्जार पवन है उसको पुर्गा बोलते हैं, और जो रूस का साइबेरिया क्षेत्र है वहाँ पर इसको बुरान भी बोलते हैं। देखो पुर्गा और बुरान दोनों एक ही नाम है। ठीक है। यहाँ मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। ठीक है। स्थानीय पवने और उनकी विशेषताएं। पहला है पेम्पोर, दूसरा है हरमट्टम। बिल्कुल इसके सामने है अर्जेंटीना तथा चिली में बहने वाली ठंडी ध्रुवीय हवाएं। दूसरा है उत्तरी न्यूजीलैंड में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं। और यहाँ पर आपको कौन सा सही सुमेलित है उसको चयन करना है, उसको ढूंढना है, आपको खोजना है। आपको थोड़ा सा गर्दन ऊपर करोगे आपको शायद आंसर दिख जाएगा, लेकिन देखना नहीं है। बुलाती है लेकिन जाने का नहीं, दिख रहा है लेकिन देखने का नहीं। क्या? दिख रहा है लेकिन देखने का नहीं। तो बताओ इसका सही आंसर। तो देखो जो इसका सही आंसर है वो हम ढूंढते हैं। यहाँ पर आपको कौन सा सही सुमेलित है इसका पता चलाना है। तो देखो
पैम्पॉर अर्जेंटीना तथा चिली में बहने वाली ठंडी ध्रुवीय हवाएं हैं। ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद है हरमट्टम, उत्तरी न्यूजीलैंड में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवा है। देखो जो हरमट्टम है वो गर्म और शुष्क हवा है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये उत्तरी न्यूजीलैंड में चलती है, ये बात गलत है। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो हरमट्टम है वो उत्तरी न्यूजीलैंड में नहीं चलती। इस वजह से यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, कि पैम्पॉर है जो अर्जेंटीना और चिली में चलने वाली एक ठंडी ध्रुवीय हवाएं। पैम्पॉर अर्जेंटीना, चिली तथा उरुग्वे में चलने वाली एक ध्रुवीय पवन है। हरमट्टम सारा रेगिस्तान के उत्तर पूर्व से चलने वाली एक गर्म और शुष्क हवा है। क्या है? जो हरमट्टम है वो सारा के रेगिस्तान में चलने वाली एक गर्म और शुष्क हवा है। इसे डॉक्टर विंड या डॉक्टर पवन भी कहते हैं, क्योंकि यह जो गिनी का तटीय क्षेत्र है वहां के तापमान को बढ़ा देती है। जो हरमट्टम पवन है कहाँ बहती है? अफ्रीका के सहारा क्षेत्र में। कैसी पवन है? गर्म तथा शुष्क। डॉक्टर पवन कौन सी को बोलते हैं? हरमट्टम को। डॉक्टर पवन, हरमट्टम पवन को डॉक्टर पवन कहाँ पर बोलते हैं? गिनी तट पर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये गिनी तटीय क्षेत्र के तापमान को बढ़ा देती है। ठीक है, आगे जो अश्व अक्षांशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। पहला है उत्तरी, यह उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाने वाली उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी है। दूसरा है मौसम परिवर्तन के साथ यह पेटी उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकती रहती है। इसमें प्रति चक्रवातीय दशाओं का अभाव पाया जाता है। और यहाँ पर आपको ढूंढना है कि कौन सा कथन गलत है। आपकी इज्जत को ध्यान में रखते हुए मैंने डिसाइड किया है कि यहाँ पर आपको मैं नहीं दूंगा ऑप्शन। तो भाई लोगों हम ढूंढ लेते हैं, ऑप्शन मिलने वाला है नहीं, इन्हीं को पढ़ के काम चलाना पड़ेगा। देखो एक एक को ले लेते हैं हम। सबसे पहले को लेते हैं अश्व अक्षांश। जो हॉर्स अक्षांश है, अश्व अक्षांश है, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो इसको अश्व अक्षांश क्यों कहते हैं? जो 30 से 35 डिग्री अक्षांशों का बीच का क्षेत्र है दोनों गोलार्धों में, उसको अश्व अक्षांश कहते हैं। उसका कारण क्या है कि इस क्षेत्र में जो वायु दाब है वो बहुत अधिक रहता है, उच्च वायु दाब रहता है। तो जब प्राचीन समय में यहाँ से जहाज निकलते थे, तो पहले के जो जहाज थे वो मोटरों से तो चलते नहीं थे, वो धाराओं की दिशाओं के अनुरूप चलते थे या फिर हवाओं के अनुरूप चलते थे। तो इस क्षेत्र में जब वो जहाज प्रवेश करते थे तो वो उच्च प्रेशर की वजह से, हाई प्रेशर की वजह से रुक जाते थे। तो उन्हें उस हाई प्रेशर की बेल्ट को या जो उच्च दाब वाली जो बेल्ट है, जो क्षेत्र है, उससे जहाज़ों को निकालने के लिए घोड़ों का प्रयोग किया जाता था। वो क्या करते थे? घोड़ों को समुद्र में डुबो देते थे या डाल देते थे, और वो समुद्रों से घोड़ों को समुद्र में डाल देते थे और घोड़ों के जहाज को बांध देते थे। फिर जैसे जैसे घोड़े आगे बढ़ते थे जहाज आगे बढ़ता जाता था। इसी बेस पर इसका नाम क्या है? अश्व अक्षांश। तो भाई लोगों पहला पॉइंट, यह उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाने वाली उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी है। बिल्कुल सही, क्योंकि ये उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। दूसरा, मौसम परिवर्तन के साथ यह पेटी उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकती रहती है। मौसम परिवर्तन का मतलब है सूर्य की उत्तरायण और दक्षिणायन स्थिति। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में आता है तो पेटी 5 डिग्री उत्तर की ओर खिसक जाती है, जब दक्षिणी गोलार्ध में आता है तो पेटी दक्षिण की ओर खिसक जाती है। ठीक है, इसमें प्रति चक्रवातीय दशाओं का अभाव है, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर चक्रवात तो पाए नहीं जा सकते। चक्रवात और प्रति चक्रवात, चक्रवात में क्या होता है कि जो चक्रवात आते हैं वहाँ पर लो प्रेशर रहता है, बल्कि जहाँ प्रति चक्रवात आते हैं वहाँ पर हाई प्रेशर रहता है।
और जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र है वहाँ पर हाई प्रेशर है, तो बिल्कुल सीधी सी बात है वहाँ पर प्रति चक्रवात की ज़्यादा कंडीशन है। ठीक है, देखो अश्व अक्षांश उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ एवं व्यापारिक पवनों के मध्य पाए जाने वाली उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी है, जो सामान्यतः 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य स्थित है। मौसम परिवर्तन के कारण यह पेटी सूर्य के साथ उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकती रहती है। इस पेटी में प्रति चक्रवातीय दशाएं पाई जाती हैं, जिससे वायुमंडल में स्थिरता आ जाती है और पवन संचार अत्यंत मंद हो जाता है। जो उपोष्ण उच्च दाबीय पेटी का जो क्षेत्र है उसकी मैंने अपनी स्टोरी बताई थी कि वहाँ पर जहाज क्रॉस नहीं कर पाते और वहाँ पर क्या करते हैं, घोड़ों को उतार देते हैं समुद्र में, फिर घोड़े चलते हैं, उससे फिर जहाज चलता है। अब आपने सोचा होगा कि सर इस क्षेत्र में हवाएं तो नहीं चल रही। भाई लोगों, यहाँ पर हाई प्रेशर है, क्या है, उच्च दाब है, तो उच्च दाब की वजह से यहाँ पर कोई हवा अंदर घुस नहीं पाती है। हवा और ये धाराएं कैसे चलती हैं, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। हवाएं कैसे चलेंगी, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, ना कि निम्न दाब से उच्च दाब की ओर। तो जो पछुआ पवनों का क्षेत्र, जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब का क्षेत्र था, वहां पर हाई प्रेशर बेल्ट की वजह से बिल्कुल वायुमंडल में स्थिरता रहती है और पवन संचार अत्यंत मंद हो जाता है। अब आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। जेट स्ट्रीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। किसके संदर्भ में, जेट स्ट्रीम के संदर्भ में। ये क्षोभ सीमा के निकट चलने वाली पवनें हैं। ये वायु धाराएं सामान्यतः उत्तरी गोलार्ध में ही मिलती हैं। ये पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलती हैं। ये टोटल 3 बात हैं और उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये हमें पता चलाना है। तो भाई लोगों, एक पॉइंट टू पॉइंट हम बात करते हैं। ये आपके पास 4 ऑप्शन है जेट स्ट्रीम के संबंध में, तो आपने पढ़ लिया होगा। अब इसका हम आंसर बता देते हैं। सबसे पहले ये क्षोभ सीमा के निकट चलने वाली पवनें हैं, बात बिल्कुल सही है कि जो जेट स्ट्रीम होती हैं वो क्षोभ सीमा के निकट चलने वाली पवनें होती हैं। ये वायु धाराएं सामान्यतः उत्तरी गोलार्ध में ही मिलती हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो जेट स्ट्रीम पवनें होती हैं ये स्पेशली उत्तरी गोलार्ध में ही मिलती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ये पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलती हैं, कि जो जेट स्ट्रीम होती हैं वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलती हैं और ये पछुआ पवनों का अनुसरण करती हैं। जो पछुआ पवनें पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जो जेट स्ट्रीम है वो भी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही आंसर है। अब हम आगे आते हैं। जेट स्ट्रीम क्षोभ सीमा, जेट स्ट्रीम क्षोभ सीमा के निकट चलने वाली तीव्र गति की क्षैतिज पवनें, कि भाई जो जेट स्ट्रीम है वो क्षोभ सीमा के निकट चलने वाली तीव्र गति की क्षैतिज पवनें हैं। ये वायु धाराएं सामान्यतः उत्तरी गोलार्ध में ही मिलती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में यह सिर्फ ध्रुवों पर मिलती हैं और यह धाराएं पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर चलती हैं। कि जो जेट स्ट्रीम है वो क्षोभ सीमा में या क्षोभ मंडलीय क्षेत्र में मिलती हैं और ये क्षैतिज रूप से गति करती हैं। ये एक सीधे मार्ग का अनुसरण नहीं करती हैं और ये धाराएं केवल उत्तरी गोलार्ध में ही मिलती हैं। दक्षिण गोलार्ध में ये केवल ध्रुवीय क्षेत्रों में ही मिलती हैं और ये पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलती हैं। जेट धाराओं की उत्पत्ति मुख्य कारण पृथ्वी की सतह पर तापमान में अंतर तथा उससे उत्पन्न वायु दाब प्रवणता है। कि जो जेट धाराएं उनकी उत्पत्ति का जो मुख्य कारण है वो है पृथ्वी की सतह पर तापमान में अंतर तथा उससे उत्पन्न वायु दाब प्रवणता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम।
कि वाष्पीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, वायु का वेग वाष्पीकरण की दर को बढ़ाता है। ठीक है, जिस तापमान पर जल वाष्पीकृत होना आरंभ होता है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं कि जिस तापमान पर जल वाष्पीकृत होना प्रारंभ होता है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और यहाँ पर आपको पता चलाना है कि कौन सा कथन सही है, केवल ए, केवल बी, केवल दोनों नहीं। तो आप इसका सही आंसर बताएं कि वाष्पीकरण के संदर्भ में कौन सा सही है। तो देखो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। दोनों की दोनों बातें बिल्कुल सही हैं कि वायु का वेग वाष्पीकरण की दर को बढ़ा देता है और जिस तापमान पर जल वाष्पीकृत होना प्रारंभ होता है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, हवा की गति वायु की संतृप्त परत को असंतृप्त परत द्वारा हटा देती है। ऐसे में हवा की गति जितनी तीव्र होगी वाष्पीकरण उतना ही तीव्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसको हम यहाँ पर बोलेंगे 515वां क्वेश्चन कि वाष्पीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। पहला, वाष्पीकरण एवं जल की लवणता के बीच समानुपाती संबंध है। वाष्पीकरण की उच्च दर मिट्टी के निर्जलीकरण के लिए उत्तरदायी है। पौधे भूमि की तुलना में अधिक तेजी से वाष्पीकरण करते हैं। और ये आपके पास 3 कथन हैं और यहाँ पर आपको कौन सा सही है इसका पता चलाना है। और ये आपके पास टोटल 4 ऑप्शन है। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपके पास ये जो 3 कथन ना, 3 कथनों में से एक क्वेश्चन जो कथन है वो तो इतना सिंपल है कि यदि आपने ज्योग्राफी थोड़ी सी भी पढ़ी है ना, बुकों को खोल के देखा है आपने, केवल बुकों को खोल के देखा है, पढ़ा नहीं है, केवल खोल के देखा है, तो भी आप सही कर सकते हो। इतना सिंपल सा कथन है। देखो, वाष्पीकरण एवं जल की लवणता के बीच समानुपाती संबंध होता है, ये बात गलत है। देखो 2 शब्द होते हैं, एक होता है समानुपाती और दूसरा होता है व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती का मतलब होता है कि तापमान बढ़ने पर लवणता का भी बढ़ना। एक मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। वैसे समानुपाती का मतलब होता है कि एक चर के बढ़ने पर दूसरे चर का बढ़ना, और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है एक चर के बढ़ने पर दूसरे चर का घटना। तो हम यदि वाष्पीकरण और लवणता दोनों का एग्जाम्पल लेके चलें तो यदि वाष्पीकरण और लवणता में समानुपाती संबंध है, उसका मतलब है कि वाष्पीकरण के बढ़ने पर लवणता बढ़ती है और वाष्पीकरण के घटने पर लवणता घटती है। और यदि इन दोनों के बीच में व्युत्क्रमानुपाती संबंध है तो उसका मतलब है वाष्पीकरण के बढ़ने पर लवणता घटती है और लवणता के बढ़ने पर वाष्पीकरण घटता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात पहली बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब वाष्पीकरण बढ़ेगा तो लवणता 100% बढ़ेगी, क्योंकि लवणता और वाष्पीकरण के बीच में समानुपाती संबंध होता है। उसके बाद वाष्पीकरण की उच्च दर मिट्टी के निर्जलीकरण के लिए उत्तरदायी है, ये बात बिल्कुल सही है। पौधे भूमि की तुलना में अधिक तेजी से वाष्पीकरण करते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। देखो, दाब, ताप, हवा की गति, सापेक्षिक आर्द्रता जैसे कारकों के साथ लवणता भी वाष्पीकरण की क्रिया को प्रभावित करती है। जल की लवणता एवं वाष्पीकरण के बीच व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। समुद्र जल की तुलना में ताजे जल का वाष्पीकरण अधिक तेजी से होता है। ठीक है,
उच्च तापमान, बहुत निम्न सापेक्षिक आर्द्रता और तेज हवा का संयोजन होता है। यहाँ पर कुछ नहीं है आपको पढ़ने लायक, आपके एग्जाम लायक नहीं है यहाँ पर, ठीक है। जो मेन था वो ये था जो मैंने बता दिया है, आपको ये पढ़ना है। बाकी ये दोनों इतने याद करने लायक है नहीं, इस चीज़ को याद करना सही ढंग से, ठीक है। अब आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। संघनन क्या है? कंडेंसर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। पहला कथन है, संघनन क्रिया के द्वारा जल वाष्प या नम वायु ओस, कोहरा, तुषार, बादल में से किसी एक रूप का धारण करता है। दूसरा है, वायु में समतंत्र रूप से तैरते कणों जैसे धूल, धुआं, परागकण, नमक आदि संघनन क्रिया को प्रोत्साहित करते हैं। जब जलवाष्प संघनित होकर ठोस में बदल जाता है, यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। आपके पास ये दो ऑप्शन हैं, 3 कथन थे और यहाँ पर आपको सही आंसर का पता चलाना है कि भाई सही आंसर क्या है। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, इसका सही आंसर देख लेते हैं हम। तो भाई लोगों, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। डी का मतलब है ये तीनों के तीनों कथन है, उसका मतलब है कि संघनन क्रिया के द्वारा जल वाष्प, नम वायु, ओस, कोहरा, तुषार, बादल में से किसी एक का रूप धारण कर लेता है। ये बात भी बिल्कुल सही है, दूसरी वाली बात भी बिल्कुल सही है और तीसरी वाली बात भी बिल्कुल सही है। तो कमेंट करके बताओ कि मेरा ये क्वेश्चन थे जो आपको कैसे लगे, कितने अच्छे क्वेश्चन लगे। साथ ही साथ आप यदि इन क्वेश्चनों की PDF लेना चाहते हो तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर के पर मेरे से कॉन्टैक्ट करें। बहुत शानदार वाले स्कोर करना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ें। और ऐसे ही और भी बहुत सारे वीडियोस देखना चाहते हो, मेरे से बिल्कुल अपडेट रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, देखने के लिए थैंक्स, बाय।